हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं केमिस्ट्री का क्लास। और ये क्लास होगा चैप्टर 1, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक शास्त्र। और ये साइंस है और ये बिहार बोर्ड का है, जिस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें टॉपिक में पहला टॉपिक में हम इसका रासायनिक सूत्र करा दिए थे, फर्स्ट 2 टॉपिक था। आज हम इस वीडियो में पूरा 1 शॉट कराएंगे, 1 शॉट रिवीजन कराएंगे, जो कि आपको पूरा समझ में आएगा, क्लियर समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ से हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के टॉपिक जो होता है 1 शॉट, इसको करने के बाद आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन का आंसर या ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो आसानी से उसको दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो देखिए, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। तो उत्पाद किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? आपका सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको इस टॉपिक में कवर हो गया। अब जैसे कि उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं। उदाहरण ये उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल, जैसे कि भोजन का पचना, श्वसन, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम फीते की पतला या दही का जमना, ये सभी उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया के। अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। ये प्रेक्षण क्या होता है? जिसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, गैस का उत्सर्जन होगा, ये रासायनिक अभिक्रिया का प्रेक्षण कहलाता है। अगला बात कर लेते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में प्रदोषित करना। ये प्रदोषित करना क्या होता है? तो देख लीजिए, जैसे कि शब्द समीकरण, यहाँ पे जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लगाएंगे तो HCl बनेगा, जिसको अभिकारक बन जाता है। और जिंक सल्फेट में हाइड्रोजन जब मिलाएंगे तो ये उत्पाद करेगा, यानी कि RHS बन जाता है, जिंक सल्फेट हाइड्रोक्साइड, यानी कि उत्पाद बनेगा। तो ये रासायनिक समीकरण का काम करता है ये दोनों। लेकिन रासायनिक समीकरण क्या होता है? ZnH2SO4, यानी कि जिंक हो गया और सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं और इसको शब्द समीकरण कहा जाता है। जैसे कि रासायनिक समीकरण ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट हो गया, हाइड्रोजन H2 हाइड्रोजन होता है, जो मिलकर क्या बनता है? RH बनाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला कहता है रासायनिक समीकरण। अब समझते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या होता है। तो देख लीजिए, रासायनिक समीकरण की अगर बात कर रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक अभिक्रिया ही होता है जो रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। वो रासायनिक समीकरण होता है, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया में बदल देते हैं। रासायनिक समीकरण के तत्व, प्रतीक एवं अभिकारक एवं उत्पादन के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे कि ताप हो गया, दाब है, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के साथ या नीचे दर्शाया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब बात कर लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का संतुलन करना कैसे बनता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो निर्माण होता है और न ही उसमें विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले विकारक, उनके पश्चात उत्पादन प्रत्येक तत्वों के क्या होता है? परमाणुओं की एक मिनट, क्या हो गया इसका? चलिए ठीक है। हाँ, तो कहाँ पे थे हम थे यहाँ पे संतुलन करण। उसके बाद अगला था कि रासायनिक क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिक्रिया उसके पश्चात प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या के क्या होता है? समान होना चाहिए। तो चलिए इसको कैसे क्रमबद्ध लिखते हैं, थोड़ा सा आप इसको भी ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे कि चरण क्रमबद्ध संतुलित करना, जैसे कि हीट एंड द ट्रिकल मेथड होता है। इसमें चरण में क्या होता है कि रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, सूत्र लिख लिए, इसको हम बॉक्स बना लिए, इसको भी बॉक्स बना लिए। बॉक्स बनाने के बाद संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए, कुछ भी परिवर्तन नहीं किए, सेम के सेम हो गया। ठीक है। अब समीकरण 2 में क्या करता है? Fe2O3, यहाँ पे Fe प्लस H2O पर मिलकर क्या बनेगा? Fe2O3 प्लस H2 बनता है। अब यहाँ पे चरण दूसरा क्या कहता है? चरण 2 देख लीजिएगा। चरण दूसरा कहता है, चरण दूसरा में कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों की परमाणुओं की संख्या
नोट कीजिए। जैसे कि पहला परमाणुओं अभिकरण में परमाणुओं की संख्या जिसको LHS कहते हैं, क्या कहते हैं, LHS कहते हैं। उसका उत्पादन में परमाणुओं की संख्या RH, मतलब राइट हैंड से जब लेफ्ट की ओर जाते हैं और यहाँ से लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि Fe से क्या होता है, Fe में परमाणु संख्या 1 होता है और इसकी द्रव्यमान जो होता है परमाणु संख्या उत्पादन 3 होता है। OH का होता है 2 होता है और इसका भी परमाणु संख्या 2 होता है। O का अभिकरण में परमाणु की संख्या 1 होता है और उत्पादन परमाणु की संख्या भी 4 होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। तो चलिए यहाँ से समीकरण दूसरा देखते हैं। समीकरण दूसरा हमको बता दिए क्या कहता है, RHS और LHS क्या कहा। चलिए अब अगला चरण तीसरा, चरण 3 ध्यान से समझिएगा। चरण 3 कहता है कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पादन साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। जैसे कि यहाँ पे Fe है, Fe+4 और H2O जब मिलता है तो क्या बन जाएगा, Fe3O4 और यहाँ पे H2 बन जाएगा। चरण 4 कहता है कि सभी तत्व की परमाणु को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। जैसे कि चरण 3 ये है तो इसकी भांति इसको संतुलित करना है। तो 3Fe+4 H2O, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे Fe3, क्या लिखेंगे Fe3 और यहाँ पे 4 के जगह पर लिखेंगे O4 और H4 H2 लिखेंगे, ठीक है। सभी परमाणु की संख्या विकर्ण दोनों के समान है। अब चरण 5 क्या कहता है कि उत्पादन भौतिक अवस्था को लिखना है। जैसे कि ठोस S, द्रवण को L, गैसीय अवस्था को G और जलीय विलयन जिसको AQ कहते हैं, ठीक है। अब अगला है कि Fe से क्या होता है, लोहा। 3FeSO यानी कि 4H2OG जब बनता है तो ये क्या बन जाता है, Fe2O3S प्लस 4H2G बन जाता है। कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, प्रेरण आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे तीर का निशान दिया हुआ है तो तीर का निशान के सामने नीचे लिख सकते हैं या इसको नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के क्या क्या प्रकार हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करें, पहला आता है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पादन बनाते हैं। जैसे कि A+B बनकर क्या बन जाता है, C बन जाता है। उदाहरण के लिए अगर बात करें, उदाहरण की अगर देखा जाए, जैसे कि उदाहरण हम लेते हैं कोयला। कोयले का दहन, कोयले का दहन का मतलब होता है जलना, कोयले का जलना दहन होता है। CS+O2G मिलकर क्या बनेगा, CO2G बन जाता है। जल का निर्माण होता है 2H2G प्लस 2O2G प्लस मिलकर क्या बनता है, 2H2L बन जाता है। उसी तरह से COH बनकर 2H2 और प्लस CaCOH, जिसे कि बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र COS H2O और बुझा हुआ चूना हो जाता है CaOH2AQ हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको भी ध्यान समझ लीजिएगा। देखिए, जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा के भी उत्सर्जन होता है वो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे प्राकृतिक गैस का उदाहरण CH4G O2G CO2G N2H2OG प्लस ऊष्मा बनता है। अब आता है श्वसन, एक अभिक्रिया होता है जिसके यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है, इसको देखकर समझ सकते हैं। अब है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनता है। जैसे कि A है, अब इसमें टूट कर 2 बन गया B+C, तो एक एकल अभिक्रिया टूट कर 2 भाग में बन जाए, जिसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है। अब बात करते हैं ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। जैसे कि उदाहरण की अगर देखें तो जैसे कि यहाँ पे ऊष्मा है, सबसे पहले यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है फेरस सल्फेट का 2FeSO4S, फेरस सल्फेट जिसको हरा रंग का होता है, जिसे फेरक ऑक्साइड बनता है जो भूरा रंग का होता है, FeSO4 SO2G प्लस SO2G हो जाता है, ठीक है। तो ये भूरा रंग का हो जाता है। भूजा चूना पत्थर CaCO3S, ये चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है जो कि ऊष्मा के साथ विलयन होता है, तो ये भूजा चूना हो जाता है, जिसे CaOS प्लस CO2G बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वैद्युत वियोजन का। क्या है वैद्युत वियोजन। अब ये वैद्युत वियोजन क्या होता है, तो ये वैद्युत वियोजन जो होता है प्रवाह को होने वाला वियोजन होता है जो धारा प्रवाह में किया जाता है। जैसे कि 2H2O को जब मिलाते हैं तो विद्युत धारा उत्पन्न होता है, जिससे 2H2 प्लस G प्लस O2G उत्पन्न होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम दर्शाएं, अगर देखें तो यहाँ पे आपका प्रकाशीय वियोजन उत्पन्न होता है। जैसे कि बैटरी का सेल है, तो यहाँ पे जो दिख रहे हैं प्लास्टिक का मग है, क्या है, एक मग है, प्लास्टिक का मग, और इस मग में क्या रखा गया है, तो देख सकते हैं कि इसमें प्रखनली है और ये ऑक्सीजन है यानी कि हवा है,
प्लास्टिक मग है, हाइड्रोजन है, पानी है, और यहाँ ये सभी पानी है, ऊपर में जो भरा हुआ भी पानी है, और रबर टायर है जो इसमें लगा हुआ है, कसा हुआ है, ये रबर का टायर है। एनोड है, इसमें एक छोटा सा छड़ है, और यहाँ पे कैथोड है, और यहाँ पे स्विच दिया गया है जिससे ये उत्पन्न होता है, और ये 6 वोल्ट का क्या है, बैटरी है। अब इसका काम क्या होता है, कैसे काम करता है, ये काम करता है कि प्रकाशीय वियोजन, सूर्य का प्रकाश का उपस्थिति में होने वाला वियोजन होता है। ये सूर्य का जब प्रकाश होता है, पानी जब गर्म होता है तो उस तरह से काम करना शुरू कर देता है। जैसे कि AgClS ये जो होता है सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है, 2Ag प्लस Cl2 पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है 2AgBr जो सूर्य का प्रकाश होता है, और Ag प्लस Br2 से उत्पन्न होता है। इस अभिक्रिया का प्रयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफ में किया जाता है। तो जो अभिक्रिया होता है इसको फोटो शूट करने, फोटो बनाने में उस अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश का विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात, जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन अभिक्रिया होता क्या है, तो देख लीजिए। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व से उसके यौगिक की विस्थापन कर देता है, जिससे कि FeS प्लस CuSO4 प्लस FeSO4 एंड Cu यानी कि कॉपर में ये निर्भर हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रंखलियों के द्वारा दर्शाया गया है, जैसे कि 2 कील है, एक पानी में डुबाया गया है। अब इसको समझना है कि क्या कैसे काम करता है। पहला तो एक स्टैंड है, स्टैंड जिसे देख सकते हैं एक लकड़ी के डंडे के सहारे खड़ा है, और इसे बड़ा छोटा कसकर किया जा रहा है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखें ये प्रखनली है, और यहाँ पे जो ये 2 कील है धागा बना हुआ है, ये कॉपर सल्फेट है का विलयन है और लोहे का कील है, और कॉपर सल्फेट में लोहे की कील को डाला जाता है तो इसका क्या रंग होता है, कैसे काम करता है। तो लोहे की कील का जो पर भूरे रंग का कॉपर परत जम गई है। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा था, जो कि FeSO4 का निर्माण करने के कारण हो गया, इसका रंग जो होता है हरा हो गया। जैसे ZnSO4 यानी कि जिंक फास्फोरस एंड जिंक कॉपर हो जाएगा। जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होता है। अब अगला टॉपिक है, अगला जो है नंबर है ये द्विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होता है, तो इस अभिक्रिया के तत्वों का निर्माण 2 यौगिक के बीच आयनों अपने आदान प्रदान में होता है। जैसे कि Na2SO4 Ag प्लस BaCl2 BaSO4 और NaCl होता है। सोडियम सल्फेट BaCl बोरियम क्लोराइड होता है, और BaSO4 बोरियम सल्फेट होता है, और N2NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपको रासायनिक समीकरण भी आपको याद करते चलना है। बोरियम सल्फेट जो होता है BaSO4 के सफ़ेद विलयन अवशेष का निर्माण होता है, इसलिए इन अभिक्रियाशील अवक्षेपण के अभिक्रिया भी कहते हैं। अब आता है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उपचयन का। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो हमारा क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। जैसे जब किसी पदार्थ का हाइड्रोजन का ह्रास होता है, जैसे कि C प्लस CO2 बनकर क्या बनेगा, CO2 बन जाएगा। C2Cu O2 बनकर क्या बनेगा, 2Cu। उसी तरह से Cu प्लस H2 बनकर क्या बनेगा, हीट गर्म करने पर Cu प्लस H2 का निर्माण करता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है। अगला है अपचयन। अपचयन किसे कहते हैं, तो जब किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। जैसे जब किसी पदार्थ के हाइड्रोजन में वृद्धि होता है, जैसे कि उपचयन है, यहाँ पे ये समीकरण दिया हुआ है, उसका ऊष्मा होता है, फिर यहाँ से ये उत्पन्न होकर ये अपचयन में निर्भर हो जाता है। इस अभिक्रिया में कॉपर क्या है, इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर में अपचित हो जाते हैं और हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बनता है। इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों ही रहता है और रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ से आता है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव, क्या क्या प्रभाव होता है दैनिक जीवन में, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक बढ़िया समझिएगा। दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया का प्रभाव क्या होता है, तो देखिए जब कोई धातु आर्द्रता और अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाते हैं और क्षारीय हो जाते हैं। लोहे की वस्तु को जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाना संरक्षण के उदाहरण है। और ये सभी जो होता है, जैसे कि तांबा होता है, ये हरा हो, जब हवा के संपर्क में आता है तो तांबा का जो बर्तन होता है वो क्या होता है, हरा हो जाता है, चांदी काला हो जाता है, और तांबा तो बता दिए, और लोहे की वस्तु में जंग लगकर भूरा रंग का हो जाता है। जिसको बचाने के लिए लोहे को जंग से बचाने के लिए यसद लेपन, विद्युत लेपन, पेंट करके संरक्षण में धातु को बचाया जा सकता है। जब पेंट जो होता है ना, इस तरह का केमिकल जो होता है उसमें जब धातु जो चढ़ जाता है तो उस हवा के संपर्क में नहीं आता, हवा उसे क्या करता है, बचाता है। चलिए अगला है
विसंगत, और यहाँ से ये लास्ट टॉपिक होंगे। ठीक है, क्या है? विकृत गंधिता, वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु संपर्क में आने पर उपचयित हो जाता है, जिसके ऊपर स्वाद और रंग में परिवर्तन हो जाता है, ये विकृत गंधिका कहते हैं। जैसे कोई सामान खाते हैं तो खाने के समय ताज़ा सामान अलग रहता है, जब वो सामान बासी होता है, पुराना होता है, जो तेल वाला हो, तो उस सामान में गंधक आने लगता है और वह उसका रंग जो होता है फीका पड़ने लगता है। अब बात करते हैं लास्ट और आखिरी टॉपिक है, जिस चैप्टर का नाम है विकृत गंधिका को रोकने का उपाय। जो ये गंधिता होता है विकृत गंधिका, तो उसको रोकने की क्या क्या किया जाए? तो प्रति ऑक्सीकरण का उपयोग करें, हवा वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखें, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा और शीतल द्वारा यानी कि ठंड के द्वारा, इसे आप सामान को बचा सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका जो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो थे ये केमिस्ट्री का था, क्लास 10th बिहार बोर्ड और साइंस चैप्टर 1 केमिस्ट्री का था, जो कि वन शॉट आपने पूरा इसमें आपको सब कुछ करा दिया, जो कि आपको जो मेन टॉपिक होते हैं सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। इसको करने के बाद आपको इस पे आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, जैसे भी क्वेश्चन हो, आसानी से आप यहाँ से इसको क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं यहीं तक अंत, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।